हाय गाइस, दिस इज सी क्षितिज गुप्ता एंड you're वाचिंग वेल्दीज यूट्यूब चैनल। आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड के बारे में। तो काफी टाइम से लोगों के मन में ये सवाल आ रहा था कि सिंस जब से आरबीआई ने फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्टमेंट बंद की है उसके बाद से ये फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या इस फंड में बने रहना चाहिए, क्या ये अभी भी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज एंड मिड कैप फंड चल रहा है। तो इन सब चीजों पे आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, देखेंगे इसकी फॉरेन इक्विटी की एलोकेशन कितनी कम हुई है, क्या ये फंड अभी भी अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो आइए देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों ये एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है और अगर हम इसके बेंचमार्क इंडेक्स की बात करते हैं तो निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 टीआरआई इसका बेंचमार्क इंडेक्स चल रहा है। और मेजरली ये फंड जो है वो इंडिया की टॉप 250 में कंपनीज में अपना पैसा लगा रहा है और उसके साथ साथ कुछ पैसा ये फॉरेन इक्विटी में भी लगा रहा है। हम आगे वीडियो में देखेंगे कि क्या एलोकेशन रहता है इसका फॉरेन इक्विटी में और कौन सी कंपनीज हैं। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें लॉन्च डेट की तो कंपैरेटिवली अभी काफी नया फंड ये है, अक्टूबर 2018 में ही ये फंड अभी शुरू हुआ है, तो बहुत ज्यादा पुराना ये फंड नहीं है। कंपैरेटिवली अभी 3-4 साल पुराना ही ये फंड अभी हुआ है। वहीं दोस्तों अगर हम इनके फंड मैनेजर्स की बात करते हैं तो मिस्टर जिनेश गोपानी जी और मिस्टर हितेश दास जी इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। और अच्छी बात क्या है कि जब से ये फंड शुरू हुआ है तब से ही सेम फंड मैनेजर इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। तो वो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के एंगल से, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के एंगल से काफी एक पॉजिटिव बात होती है जितने भी ये कंपनीज में ये पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। और इन्वेस्टर्स के लिए भी एक अच्छी बात है कि एक स्ट्रेटेजी सेम एक फंड यहाँ पर फॉलो कर रहा होगा। वहीं दोस्तों बात कर लें इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट की तो 7200 करोड़ के आसपास का पैसा ये अभी हैंडल कर रहा है। तो एसेट अंडर मैनेजमेंट के एंगल से अगर हम देखते हैं तो बहुत ज्यादा पैसा अभी ये फंड अपने नहीं हुआ है। सिंस ये लार्ज एंड मिड कैप फंड है तो मुझे लगता है कि आराम से 20-25 हजार करोड़ तक का पैसे पे इस फंड को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। उसी तरह दोस्तों अगर हम बात कर लें मार्केट कैप एलोकेशन पे तो सिंस ये एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है तो लार्ज कैप कंपनीज में 59% पैसा, मिड कैप कंपनीज में 32% पैसा और स्मॉल कैप कंपनीज में लगभग 3% पैसा ये फंड लगा रहे हैं। तो मेजरली जो भी ये पैसा है ये लार्ज कैप और मिड कैप में ही नजर आ रहा है आपका लगाते हुए। तो रिस्क थोड़ा कंपैरेटिवली इसका लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप फंड से ज्यादा होता है क्योंकि मिड कैप कंपनीज में 32% के आसपास ये फंड यहाँ पर पैसा लगा रहा है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था ये इंडियन और फॉरेन इक्विटी दोनों में ही पैसा लगाता है। तो अगर आप इंडियन इक्विटी की बात करेंगे, इंडियन इक्विटी में 76% पैसा इसने लगाया हुआ है, वहीं फॉरेन इक्विटी में 18% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। तो पहले ये जो फॉरेन इक्विटी की एलोकेशन थी ये 25-26% के आसपास थी, लेकिन धीरे धीरे जब से आरबीआई की गाइडलाइंस आई है कि फ्रेश इक्विटी फॉरेन में हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं तो धीरे धीरे इस फंड की जो फॉरेन इक्विटी है वहां पर आपको पैसा कम होते हुए दिख रहा है। तो 18% एलोकेशन ही अब सिर्फ फॉरेन इक्विटी में इसकी रह गई है। वहीं दोस्तों एग्जिट लोड पे अगर हम बात करते हैं तो अगर आपने अपना डाला हुआ 10% तक पैसा कभी भी निकालते हैं तो कोई एग्जिट लोड नहीं देना होगा, लेकिन अगर आप अपना डाला हुआ 10% से ज्यादा पैसा विद इन 12 मंथ्स निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड यहां पर देना होगा। अब आइए दोस्तों इस फंड की रिस्क रेशियो से इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी एक बार ही देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन पे अगर हम बात करते हैं तो यहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन इस फंड की काफी ज्यादा लगती है अगर आप इसको कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है रिटर्न्स देने के मामले में। तो वॉलेटिलिटी के मामले में ये फंड थोड़ा अभी ज्यादा वॉलेटाइल दिखता है। स्टैंडर्ड डेविएशन जितनी ज्यादा होती है उतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी एक फंड की नजर आती है। वहीं शार्प रेशियो की बात कर लें तो शार्प रेशियो किसी भी फंड का ये बताते हैं कि एक फंड कितना ज्यादा बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे पा रहा है। और शार्प रेशियो यहाँ पर 0.71 के आसपास इसकी है, तो शार्प रेशियो बेटर दिखती है अगर आप इसको कैटेगरी एवरेज शार्प रेशियो से कंपेयर यहां पर करते हैं। तो इस मामले में ये फंड बेटर नजर आ रहा है, यानी कि ये कम रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न जनरेट कर पा रहा है। टर्नओवर रेशियो दोस्तों किसी भी फंड का ये बताते हैं कि एक फंड कितना ज्यादा अपने पोर्टफोलियो में सिक्योरिटीज को बाय और सेल कर रहा है। और जितनी कम टर्नओवर रेशियो होती है वो ये दिखाता है कि कंपनी जो भी फंड है वो फंड बहुत ज्यादा चेंजेस अपने पोर्टफोलियो में नहीं करता है। तो यहां पर काफी कम टर्नओवर रेशियो यही दिखा रही है कि बहुत ज्यादा चेंजेस इसके पोर्टफोलियो में नहीं होते हैं, जो कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के हिसाब से एक अच्छी बात है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि पोर्टफोलियो में जब भी फंड किसी कंपनी को ऐड करता है तो उसमें अच्छी खासी रिसर्च करके उसको पोर्टफोलियो में ऐड करता है और लॉन्ग टर्म की कन्विक्शन अच्छी है कि ये लॉन्ग टर्म में अच्छी रिटर्न्स फंड दे पाएगा।
वहीं दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर इसकी सेक्टर वाइज एलोकेशन पे, तो मेजरली आप देखेंगे फाइनेंशियल सेक्टर में ज्यादा सबसे पैसा इसने लगाया हुआ है 25%। उसके अलावा सर्विस, टेक्नोलॉजी, केमिकल और हेल्थ केयर सेक्टर में भी यहाँ पर पैसा है। तो फाइनेंशियल, तो यहां पर हमने देखा था कि लार्ज कैप कंपनीज में 50% से ज्यादा पैसा है, और फाइनेंशियल सेक्टर में हमने यही देखा है जो भी फंड बहुत ज्यादा एलोकेशन लार्ज कैप में करता है वहां पर आपको फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी सेक्टर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। और अभी पिछले 6-8 महीने से फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी ये दोनों ही सेक्टर बहुत खराब परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस फंड की परफॉर्मेंस पे मुझे लगता है यहां पर असर आ सकता है। वहीं दोस्तों बात कर लें टॉप 10 कंपनीज पे, तो सबसे ज्यादा पैसा इसने बजाज फाइनेंस में लगाया हुआ है। जैसे कि वहां पर हमने देखा कि फाइनेंस सेक्टर पे बहुत ज्यादा पैसा है, तो आप देखेंगे बजाज फाइनेंस, सुंदरम फाइनेंस जैसी कंपनीज इसके पोर्टफोलियो में है। उसके अलावा पीआई इंडस्ट्रीज, टाटा एलेक्सी, टोरेंट पावर, एवेन्यू सुपरमार्ट जैसी कंपनी यहां पर आपको देखने को मिलती है। उसके साथ इन्फो एज जैसी कंपनी भी यहां पर है। तो दोस्तों अगर हम इसके टॉप 10 का पोर्टफोलियो देखेंगे तो आपको टिपिकल लार्ज कैप कंपनीज यहां पर नहीं देखने को मिलेगी बहुत ज्यादा, जैसे कि रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, जो हम अक्सर हर पोर्टफोलियो में देखते हैं। यहां पर आपको निफ्टी नेक्स्ट 50 की कंपनीज ज्यादा देखने को मिलती है। एवेन्यू सुपरमार्ट, इन्फो एज जैसी कंपनीज आपको इसके पोर्टफोलियो में देखने को मिलती है। तो ये फंड यहां पर आपके पोर्टफोलियो को एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन देता है अगर आप यहां पर इसमें इन्वेस्ट करते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों जैसे कि हमने शुरू में बात की थी कि ये फंड इंडियन इक्विटी के साथ साथ फॉरेन इक्विटी में भी अपना पैसा लगाता है। तो मैं एक बार आपको टॉप 5 फॉरेन इक्विटी की कंपनीज यहां पर दिखा देता हूं। तो यहां पर अगर आप टॉप 5 कंपनीज देखेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट इंक, क्लास ए यानी कि गूगल, Amazon, यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप और एस्ट्राजेनेका जैसी कंपनीज यहां पर इसके पोर्टफोलियो में है। तो बहुत ज्यादा किसी एक पर्टिकुलर फॉरेन कंपनी में एलोकेशन नहीं है, मैक्सिमम 1% एलोकेशन यहां पर दिखती है। 1.26% माइक्रोसॉफ्ट में, 1% गूगल में, उसके आसपास ही एलोकेशन दिखती है। तो यहां पर इसकी स्ट्रेटेजी क्या रहती है कि इसने 15-20 फॉरेन कंपनीज अपने पोर्टफोलियो में ऐड की हुई है, लेकिन एलोकेशन बहुत कम कम रखी हुई है। वहीं जो इंडियन कंपनीज है वहां पर भी आपको 30, 40, 50 कंपनीज दिखती है। तो बहुत ज्यादा कंपनीज, 60-70 कंपनीज ये फंड अपने पोर्टफोलियो में रखता है। तो रिस्क को कम करने की कोशिश करता है और धीरे धीरे मुझे लगता है ये फंड ओवर डाइवर्सिफिकेशन की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज इसे अपने पोर्टफोलियो में यहां पर ऐड की हुई है। रिटर्न्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगर आपने 10,000 रुपए एज अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट इस फंड में लगाए होते हैं तो एक साल में आपको -1% की रिटर्न मिली है। 6 महीने में काफी ज्यादा गिरी है मार्केट, तो -17% की रिटर्न इस फंड में है। 2 सालों में अच्छी रिटर्न दिखती है 29% की, 3 सालों और सिंस इंसेप्शन की रिटर्न्स भी इसकी काफी अच्छी यहां पर दिखती है। 19% के आसपास की रिटर्न इसने 3 सालों में यहां पर जनरेट करके दी है। तो रिटर्न लॉन्ग टर्म में अच्छी है, लेकिन पिछले 1-1.5 साल में अगर आप देखेंगे बहुत खराब रिटर्न्स यहां पर देखने को मिलती है। वहीं दोस्तों एसआईपी पे भी बात कर लें एक बारी, तो एसआईपी में आप देखेंगे अगर आपने 1,000 रुपए पर मंथ से एसआईपी कराई होती तो 3 सालों में यहां पर आपको 17% की रिटर्न मिली है। लेकिन 1 साल पहले अगर आपने एसआईपी कराई होगी तो -20% की रिटर्न आपको इस फंड में मिल रही है। 2 सालों में यहां पर आप देखेंगे तो 9% के आसपास की रिटर्न है, लेकिन 3 साल में अच्छी रिटर्न अभी भी इस फंड ने आपको बनाकर दी है। तो जिन्होंने अभी इस फंड में 6 महीने 8 महीने में इन्वेस्ट किया होगा उन इन्वेस्टर्स को काफी अच्छा खासा नुकसान इस फंड में हो रहा होगा। और दोस्तों देखिए किसी फंड में कैसा परफॉर्म किया है, अच्छा परफॉर्म किया है, नहीं किया, इस चीज को देखने के लिए सबसे अच्छा इंडिकेटर है कि आप ये देख लें कि क्या वो फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है इस पीरियड में, नहीं, उसकी डाउनसाइड प्रोटेक्शन कैसी है। तो अगर हम इस फंड की रिटर्न्स को कंपेयर करते हैं इसकी बेंचमार्क इंडेक्स की रिटर्न से, तो आप यहां पर देखेंगे कि अगर आप 3 साल के पीरियड में बात करते हैं तो ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स को आराम से बीट कर पा रहा है। इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने 15% की रिटर्न दी है, वहीं इस फंड ने 19% के आसपास की 2 साल में। लेकिन इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स से खराब रिटर्न दी है। 1 साल और 6 महीने में भी आपको यही चीज देखने को मिलती है। तो लॉन्ग टर्म में इस फंड ने अच्छी रिटर्न दी है, लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर आप देखेंगे 6 महीने में, 1 साल में दोस्तों लगभग बेंचमार्क जैसी ही रिटर्न दिखती है। लेकिन पिछले 6 महीने में अगर आप खासकर देखेंगे तो बहुत ज्यादा इसका फंड गिरा है। पिछले 6 महीने में इसके बेंचमार्क ने -11% की रिटर्न दी है और इस फंड ने -18% की रिटर्न दी है। यानी कि ये जो बेंचमार्क है उससे भी बहुत ज्यादा ये फंड गिर रहा है। उसका रीजन मुझे लगता है कि दोस्तों ये फंड जो एक एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट कर रहा था वो बाहर की कंपनीज में
पैसा लगाकर जनरेट कर रहा था। और आरबीआई ने पिछले 5-6 महीने से, अगर आपको पता होगा, फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्टमेंट बंद है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि ये फंड जो एक एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट कर रहा था, उस पे बहुत ज्यादा असर यहां पर देखने को मिल रहा है। और मुझे लगता है कि अगर आप एक बहुत ज्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं, आप डाइवर्सिफाई करने के बारे में सोचते हैं, तो ही आप इस फंड में इन्वेस्ट करें। अगर आप कम रिस्क लेने वाले फंड्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं, तो आप इस वक्त इस फंड को थोड़ा अवॉइड करके यहां पर चल सकते हैं। बाकी दोस्तों, आपको एक चीज याद रखनी है कि ये वीडियो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं देती है, और सारी वीडियो ये एजुकेशनल पर्पस के लिए ही बनी है। कि आपको पता है कि जैसे आज मार्केट का हाल है, मार्केट बहुत ज्यादा अनसर्टेन है, वैसी ही अनसर्टेन हमारी लाइफ भी होती है। और दोस्तों देखिए, हम सब लोगों का जब हम इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हैं, चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे हम किसी और इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, जो हमारा पहला पर्पस होता है वो ये होता है कि हम किसी तरह अपनी और अपने परिवार की जो लाइफ है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उसको अच्छा कर सके, उनके सपने पूरे कर सके, एक अच्छी वेल्थ हम क्रिएट कर सके। लेकिन दोस्तों, आपको जैसे पता ही है कि लाइफ बहुत ज्यादा अनसर्टेन होती है, तो ऐसे टाइम पे आपको ऐसा चीज भी सोचनी है कि अगर कल कोई रीजन की वजह से आपकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है, तो आपका परिवार भी वो सारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कर के हिसाब से जी सके, वो सपने पूरे कर सके जिनकी आज आप ख्वाहिश रखते हैं। तो इस चीज के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप टर्म इंश्योरेंस प्लान जरूर लें, अगर आपने अभी तक नहीं लिया है। तो इसमें आपके फायदे क्या होते हैं? सबसे पहला फायदा है कि आपके जाने के बाद आपके परिवार, जितने भी लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स, आपके चिल्ड्रन, आपकी वाइफ, ये सब आपके जो डिपेंडेंट लोग हैं, ये एक अच्छी जिंदगी जी सकेंगे। अगर आपने इस वक्त कोई लोन लिया हुआ है, वो उस लोन को पे कर पाएंगे। और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर एक आप समय रहते हैं टर्म इंश्योरेंस प्लान लेते हैं, तो आप एक रीजनेबल प्राइस पे टर्म इंश्योरेंस भी ले सकते हैं। तो अगर आपको टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना है, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाकर वेल्दी के वेल्थ पार्टनर से यहां पर जाकर एक अपनी कंसल्टेशन रख सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन है, वहां पर जाकर आप समझ लीजिए कि क्या टर्म इंश्योरेंस प्लान आपके लिए अच्छे होते हैं, और उसके बाद आप सोच सकते हैं अगर आपको वो टर्म इंश्योरेंस लेना है। मेरी तरफ से दोस्तों बस आज इतना ही। धन्यवाद।